हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से इस अल्प समय का अपने को अधिकतम सदुपयोग करते हुए अपने सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। मार्केट में इस तरह की बातें चल रही है कि एग्ज़ाम आगे खिसके ना खिसके, वो सारी बात अलग है। जो भी होगा वो सरकार का फैसला होगा, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान है वो अपनी एग्ज़ाम डेट पे होना चाहिए कि अपनी एग्ज़ाम डेट है वो किस दिन होगी, किस समय होगी, अपने को क्या तैयारियां रखनी है। ये सारी चीज़ है वो आपके मनोवैज्ञानिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसलिए बिना किसी अफवाहों पर ध्यान दिए हुए अपने को अपना जो टारगेट है गजेटेड ऑफिसर बनने का उसको सुनिश्चित करना है, और उसमें हम लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका सहयोग है वो कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से रिलेटेड विद डिटेल से चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि 340 पोस्ट है कॉमर्स के लिए और 27,000 फॉर्म है वो टोटल भरे गए। उसमें से आपको पता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अनलकी कहें कि भाई उनकी या तो पीजी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, या उनका बीएड है वो फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी भी अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लगभग 20,000 के आसपास विद्यार्थियों के मध्य कंपटीशन रहने वाला है। तो तैयारियों में जुटे, और तैयारियों में जुटोगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले जो भी साथी, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है वो एक बार सेशन को शेयर कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जो सेशन है, वीडियोज़ हैं वो आपको उपलब्ध होते रहें और आप तैयारियों में जुटे रहें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। देखो, आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है। बताओ, देखिए, है ना, ये बात हो रही है लेखा मानक की। क्या कह रहा है? पट्टे, है ना, क्या कह रहा है आपको? पट्टे लीज से संबंधित लेखा मानक कौन सा है ना? पट्टे या लीज से संबंधित लेखा मानक कौन सा, ये आपको बताना है ना? लेखा मानक 19 है, लेखा मानक 20 है, लेखा मानक 18 है, लेखा मानक 17। ये क्या है? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ये आपका एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ये आपका एएस 18, और ये आपका एएस 17। ये आपसे पूछा है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना? अब इसमें आपको बताना है। तो जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो वास्तव में किससे रिलेटेड है? वो आपके पट्टे से रिलेटेड है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो पट्टे से ही रिलेटेड है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है वो आपका है प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश अर्जन से ईपीएस, जिसको अपन क्या कहते हैं? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है ना? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है वो संबंधित पक्षकार, है ना? संबंधित पक्षकार या पक्षकारों के लेन देन के प्रकटीकरण, है ना? लेन देन का प्रकटीकरण से रिलेटेड है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका किससे है? 18 नंबर, संबंधित पक्षकारों के लेन देन के प्रकटीकरण से रिलेटेड है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है वो आपका खंड प्रतिवेदन, जिसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट, है ना? फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उनसे रिलेटेड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 रिलेटेड। अब इसमें पूछा क्या है कि पट्टे से रिलेटेड, तो पट्टे से हो जाएगा आपका 1 नंबर, इसलिए ए इसका आंसर
हो जाएगा। लेकिन अपने को सारे ध्यान रखने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो पट्टे से है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है वो आपका प्रति अंश अर्जन यानी ईपीएस से है, लेखा मानक जो 18 वो संबंधित पक्षकारों के लेन देन का प्रकटीकरण है, लेखा मानक 17 वो खंड प्रतिवेदन है। ये आपके लेखा मानक और भारतीय लेखा मानक ये आपके 11वीं की जो बुक दे रखी है उसमें पहला चैप्टर है, उसी में ये सारी चीज दे रखी है, तो इसलिए अपन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये सारे अपने को पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखने। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर बताओ, कौन इसका आंसर दे रहा है। क्या पूछा है, मरम्मत और रख रखाव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट से संबंधित लागत लेखांकन मानक। ये हमेशा ध्यान रखना है ना, आपसे परीक्षा में ये कंफ्यूज नहीं होना। एक तो था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। इन तीनों में अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ये शब्द आपको जरूर कंफ्यूज करेंगे, है ना, इसलिए अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लागत लेखा मानक, है ना, आपसे क्या पूछा है, CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी CAS 11, CAS 12, CAS 13, CAS 14, है ना, ये आपसे पूछा। अब इसमें पूछा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कौन सा है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका कौन सा है ना। तो आपका पहले है 11, ये किससे रिलेटेड है, ये होता है आपका प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक जो आपका ऊपरी व्यय होता है उससे रिलेटेड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है उससे रिलेटेड आपका 11 नंबर है वो माना गया, है ना। सी यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है वो प्रशासनिक ऊपरी व्यय से रिलेटेड है। 12 है वो आपका किससे रिलेटेड है, मरम्मत एवं रख रखाव, है ना, मरम्मत और रख रखाव। आपका 12 नंबर है मरम्मत एवं रख रखाव की लागत से रिलेटेड कौन सा आपका CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, है ना। CAS 13 किससे है ना, सेवा केंद्रों की लागत, किससे रिलेटेड है, सेवा केंद्रों की लागत, सेवा केंद्रों की लागत है वो CAS 13 से रिलेटेड है। और उसके अलावा आपका 14 है प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण ऊपरी व्यय कह दो या लागत कह दो, यह आपका किससे है, CS 14 से रिलेटेड, है ना। तो देखो अब इसमें पूछा है मरम्मत और रख रखाव, तो मरम्मत और रख रखाव के लिए तो अपने को हो जाएगा कि आपका जो CS 12 है यानी 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन अपने को सारी चीज याद रखनी है कि आपका CS 11 है वो प्रशासनिक व्यय से रिलेटेड है, CAS 12 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है वो मरम्मत और रख रखाव की लागत से है, CS 13 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 है वो सेवा केंद्रों की लागत से है, CS 14 है वो आपका प्रदूषण नियंत्रण लागत से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान है रखना है। ये आपका लागत लेखांकन है, पहले क्वेश्चन में आपका लेखा मानक था और अब लागत लेखांकन मानक। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज हुआ तो क्वेश्चन है वो अपना गलत ही हो जाएगा। तो बी केयरफुल होकर अपने को आंसर देना है। ठीक है, बढ़ जाए आगे, लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए ऑडिटिंग का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपने ऑडिटिंग है वो कंप्लीटली पढ़ ली होगी। क्या पूछा है, अंकेक्षण व्यवहार समिति, है ना, कमिटी ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिस का परिवर्तित नाम क्या है। अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, व्यवहार मंडल, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल,
मानक अंकेक्षण व्यवहार समिति या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखिए इसका आंसर क्या है? अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है? तो अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल। ये इसका परिवर्तित नाम है ना? पहले अंकेक्षण व्यवहार समिति नाम था, अब उसका परिवर्तित क्या कर दिया? अंकेक्षण एवं आश्वासन मंडल, यानी ए और बी, है ना? ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, मानक और अकाउंटिंग या स्टैंडर्ड, है ना? AASB क्या है? AASB, है ना? ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड मंडल या बोर्ड, है ना? ये इसका नाम हो गया। और इस बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है? कार्य क्या रहेगा इसका? जो आपका AASB है, AASB का कार्य क्या रहेगा कि का उच्च गुणवत्ता के साथ क्या है? उच्च गुणवत्ता के साथ, है ना, जितने भी जो मानक है ना, वर्तमान उच्च गुणवत्ता के साथ जो आपके वर्तमान अंकेक्षण मानकों का निर्गमन एवं विकास करना, वह है ना? ये इसका कार्य रहेगा। किसका? AASB का। AASB का क्या कार्य रहेगा? ये इसका कार्य रहने वाला है। ठीक है? उच्च गुणवत्ता के साथ वर्तमान अंकेक्षण मानकों को लागू, निर्गमन और उनका विकास करना। ठीक है? बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें, आसान सा है, आराम से आंसर दे दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ देखें क्या इसका आंसर होने वाला है? बता, क्या पूछा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सफल अंकेक्षक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से गुण होने चाहिए? अंकेक्षण व्यवहार सिद्धांतों, है ना, अंकेक्षण सिद्धांतों और व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए। सही है। स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने का साहस होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का उसमें साहस होना चाहिए। अंकेक्षक में स्पष्ट, संक्षिप्त और परिपूर्ण रिपोर्ट लिखने की योग्यता होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी? बताओ देखिए, या उपयुक्त सभी। एक सफल अंकेक्षण में किन गुणों का होना आवश्यक है? तो एक सफल गुणों में, अंकेक्षक में सभी गुणों का होना आवश्यक है। तो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक सफल अंकेक्षक वही होता है जिसमें उसे समस्त जो अंकेक्षण के सिद्धांत है उनका ज्ञान हो, है ना, उनके व्यवहारों है उनका ज्ञान हो, कार्य करने का साहस हो, स्वतंत्रता पूर्वक वो कार्य कर सकता हो, अंकेक्षक में स्पष्ट, संक्षिप्त और परिपूर्ण जो रिपोर्ट है वो लिखने की योग्यता होती है, वो अंकेक्षक है, वो सफल अंकेक्षक है, वो माना जाता है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक सारी बात क्लियर है ना? क्योंकि ये गुण है उसके। साहसी होना भी एक गुण है, हर किसी की बात नहीं है कि साहसी होना, है ना। बात स्पष्ट रूप से कहना, रिपोर्ट सही लिखना, है ना, किसी के प्रकार के कोई दबाव में न रहना, ये सारे के सारे अंकेक्षक के गुण माने जाते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसका जवाब है वो दे दोगे, मुझे विश्वास है। क्या पूछा है कि वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी, जिसको अपन प्राइवेट कंपनी कहते हैं, में अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 200, 100, 50 या 150, है ना? देखो, कंपनी अधिनियम 2013
2013 की धारा 268 के तहत, है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 में क्या किया गया है, निजी कंपनी की परिभाषा दी गई है ना, निजी कंपनी की परिभाषा, यानी निजी कंपनी को कौन सी होगी, जिसकी जो पूंजी है वो 1 लाख से ज्यादा ना हो, सदस्यों की संख्या, है ना, सदस्य संख्या न्यूनतम 2, अधिकतम 200, है ना। कंपनी अधिनियम 2000 की धारा है 268 के तहत, 268 के तहत है वो निजी कंपनी की परिभाषा है, और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। साथ में अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द वो लगाती है, वो आपकी निजी कंपनी होती है। सार्वजनिक कंपनी वो होती है जिसमें, सार्वजनिक कंपनी आती है धारा 262 के तहत, जिसमें उनकी जो पूंजी है वो 5 लाख तक की हो। अंशों का, निजी कंपनी है वो अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी है वो अंशों का स्थानांतरण करती है ना। सार्वजनिक कंपनी है उसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें पूछा क्या है, अधिकतम सदस्य संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बताओ, देखिए इसका आंसर कि कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट परिभाषित करते हैं, है ना। कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट परिभाषित करते हैं, पार्षद सीमा नियमों में, पार्षद अंतर नियमों में, प्रविवरण में, सेल्फ प्रविवरण में। बताओ देखिए, है ना। तो देखो पार्षद सीमा नियमों में तो क्या होता है, एक कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख होता है ना। पार्षद सीमा नियमों में कंपनी की जो पूंजी होती है, अधिकृत पूंजी है, निर्गमित पूंजी है ना, उनका उल्लेख होता है। लेकिन संचालकों के जो अधिकार और उनकी शक्तियां हैं, ये सारी की सारी पार्षद अंतर नियमों में उल्लेखित होती है। पार्षद अंतर नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है ना। पार्षद अंतर नियम है वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो रहा है ना। पार्षद अंतर नियम है वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, जिसमें कंपनी के नियम, विनियम, उपनियमों का उल्लेख होता है ना। इसमें कंपनी के नियम, विनियम, है ना, कंपनी के नियम है, विनियम है या उपनियम है, उपनियमों का उल्लेख होता है। नियमों, उपनियमों और विनियमों का उल्लेख होता है। साथ में कंपनी के जो संचालक हैं, अधिकारी हैं, उनके शक्ति और कर्तव्यों का भी निर्धारण है वो पार्षद अंतर नियम में ही किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, कंपनी के संचालकों के अधिकार और शक्तियां वो पार्षद अंतर नियमों में होती है ना। अधिकृत पूंजी वो आपके पार्षद सीमा नियमों में उल्लेख होती है। प्रविवरण वो होता है जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उससे पहले एक प्रोस्पेक्ट जारी करती है कि अंशों के निर्गमन की ये प्रोसेस रहेगी, इस तरीके से आपको आवेदन करना है, इस तरीके से आवंटन होगा, इतने अंश वो निर्गमित किए जा रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू ये है, ये आपका प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कौन बता रहा है कि कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर खरीदकर उनमें से 51%
मताधिकार, वोटिंग राइट है वो हासिल कर लिए। अब कंपनी ए कंपनी बी की कौन सी कंपनी होगी, है ना, ये कंपनी आपकी ए है और ये आपकी बी है ना। ए कंपनी ने बी कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए, है ना, ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर खरीद लिए और 51% वोटिंग राइट कर ली। तो कंपनी ए कंपनी बी की कौन सी कंपनी होगी, तो ये होगी आपकी नियंत्रक। कौन सी कंपनी होगी, नियंत्रक कंपनी होगी। क्यों, क्योंकि इसने 51% है वो वोटिंग राइट है वो हासिल कर लिए, है ना। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246 में, है ना, 246 में कौन सी कंपनी आएगी, सूत्रधारी कंपनी, है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246, है ना, के अनुसार सूत्रधारी कंपनी, जिसको अपन क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी। सूत्रधारी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी है को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है ना। अब इसमें क्या है कि जो दूसरी कंपनी के आधे से अधिक अंश पूंजी पर अधिकार हासिल कर लेती है या हिस्सा रखती है, तो और दूसरी कंपनी के संचालक मंडल पे भी उनका नियंत्रण हो जाता है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी नियंत्रक कंपनी, है ना। होल्डिंग कंपनी और नियंत्रक कंपनी। ये बी कौन सी कंपनी हो जाएगी, ए तो हो जाएगी होल्डिंग और बी हो जाएगी आपकी सहायक कंपनी, है ना। दूसरी कंपनी है वो सहायक कंपनी या सब्सिडायरी कंपनी हो जाएगी, सब्सिडायरी कंपनी उसको कहेंगे। 51% से ज्यादा उसने वोटिंग राइट हासिल कर लिए। तो ए कंपनी बी कंपनी की होगी नियंत्रक कंपनी और बी कंपनी होगी आपकी सहायक कंपनी। ये आपकी इसको सूत्रधारी कंपनी भी कहते हैं नियंत्रक को, जिसको धारा 246 में उसका उल्लेख है वो किया गया। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या इसका आंसर होगा, CSR, है ना, कि निम्न में से किस सीमा से अधिक विक्रय या शुद्ध लाभ होने पर आपको सामाजिक उत्तरदायित्व समिति CSR, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी को बनाना अनिवार्य होता है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या अधिक हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे अधिक हो, शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो, या उपयुक्त सभी। बताओ देखिए, तो इसमें क्या होता है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 जो CSR रिपोर्ट तैयार करने से है ना, तैयार करने से रिलेटेड है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, CSR कमेटी बनानी होगी। अगर इनका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है तो भी बनानी पड़ेगी, और शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है तो भी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब उपयुक्त है सभी, इसका आंसर हो जाता है डी, इसका आंसर होता है ना। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो आपकी CSR समिति है ना, इसमें निर्देशक कितने होंगे, इस समिति में 3 या उससे अधिक
उससे अधिक अधिक कौन होंगे? निदेशक होंगे, है ना। 3 या उससे अधिक निदेशक होंगे। उसमें से एक निदेशक क्या रहेगा? स्वतंत्र निदेशक रहेगा। इसमें एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक रहेगा, है ना। तो CSR समिति है वो कब बनानी पड़ेगी? जब ऐसी कंडीशन आती है, यानी नेटवर्थ 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ हो, शुद्ध लाभ 5 करोड़ हो, तो सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है वो बनानी पड़ेगी। और उसमें 3 या 3 से अधिक है वो निदेशक होंगे, उनमें एक है वो स्वतंत्र निदेशक है, वो माना जाएगा। ठीक है, ओके है। बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देख इसमें कि निम्न में से कौन सा उपाय मात्रात्मक उपाय का अंग नहीं है? चयनात्मक साख नियंत्रण, रेपो दर नीति, बैंक दर नीति, रिवर्स रेपो दर नीति। चयनात्मक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। बताओ, देखिए इसका आंसर। आपने बैंक में देखा होगा, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है ना। चयनात्मक साख नियंत्रण है। तो इसमें 2 विधियां आती है, एक तो मात्रात्मक और एक होती है आपकी गुणात्मक, है ना। तो मात्रात्मक में ये सारे के सारे आपके आते हैं, है ना। रेपो दर है, बैंक दर है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? मात्रात्मक में आते हैं, है ना। तो ये करता कौन है? ये जारी करता आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साख नियंत्रण के ये अपनाए जाने वाले मात्रात्मक उपाय है ना। तो मात्रात्मक उपाय कौन से होंगे? मात्रात्मक उपाय, है ना। इसमें मात्रात्मक उपाय का अंग नहीं है। तो मात्रात्मक उपाय में आपका होगा, एक तो हो जाएगा रेपो रेट यानी रेपो दर, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका बैंक दर, तीसरा हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर, है ना। इसके अलावा चौथा और क्या हो जाएगा? वैधानिक तरलता अनुपात, इसको SLR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको क्या कहते हैं? SLR। इसके अलावा नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके मात्रात्मक में आते हैं। गुणात्मक में आपके कौन सा आ गया? चयनात्मक साख नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर अपने से मात्रात्मक पूछता है तो रेपो दर है वो मात्रात्मक है, बैंक दर है वो मात्रात्मक है, रिवर्स रेपो रेट है वो मात्रात्मक है, वैधानिक तरलता अनुपात है वो मात्रात्मक है, और नगद आरक्षण अनुपात है ये मात्रात्मक है। ये RBI द्वारा जब लोन की मांग यानी मार्केट में पैसों का आगमन बढ़ाना है तो आपको रेपो रेट है वो कम कर देता है, और लोन को इनको रोकना है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्योंकि रेपो रेट कम होती है तो लोन की रेट है वो कम होती है, बढ़ती है तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। कौन सा नहीं है? चयनात्मक साख नियंत्रण नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें भारत में वस्तु व सेवा कर, जिसको अपन GST कहते हैं, का मॉडल किस देश के मॉडल पे आधारित है? भाई भारत में तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 को, है ना, 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था, है ना। अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले 1954 में कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। कब? 1954 में, है ना। अब ये पूछ रहा मॉडल किस देश पर आधारित है ना। तो ये मॉडल आधारित है अपना कनाडा पे,
है ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। जीएसटी है वो भारत में तो जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। और सबसे पहले जीएसटी मॉडल को अपनाने वाला देश था फ्रांस 1954 में, है ना। ये कौन सा देश था? पहला देश था, पहला देश जिसने जीएसटी मॉडल को अपनाया। और हम है वो कौन से देश को फॉलो करते हैं? हम कनाडा को फॉलो कर रहे हैं। कनाडा का जो मॉडल है वो हमारे देश में जीएसटी के रूप में लागू है। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फटाफट बताओ, देखिए। बताओ फटाफट। भारत में वस्तु व सेवा कर, जिसको अपन जीएसटी कहते हैं, लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? सबसे लास्ट में कौन सा था? असम, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या राजस्थान, है ना। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य तो ये था आपका असम, जिसने 1 जुलाई को लागू कर दिया। और अंतिम कौन सा था? अंतिम था जम्मू कश्मीर अंतिम था। कब? 5 जुलाई 2017, है ना। जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में लागू किया गया था, है ना, 5 जुलाई 17। तो अंतिम पूछा है तो इसका जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम स्टेट कौन सा था? जम्मू, सबसे पहले आपका आसाम। ठीक है, तो साथियों ये था एक और छोटा सा शानदार इंफॉर्मेटिव सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा खास और महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन एक पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि क्या कि ये चीज़ आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि ये तो सार है, आपका पाठ्यक्रम तो इतना दे रखा है, मैं ये कह दूँगा मैंने पूरा पाठ्यक्रम करवा दिया, पूरा पाठ्यक्रम नहीं होता। वो आपको अपना डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें वो पढ़नी होती है। हम प्रयास करते हैं कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जाए, ताकि आप जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर के माध्यम से आपका आत्मविश्वास है वो डेवलप हो सके। तो ये था एक छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड और भी साथी हैं उनको भी आज के इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।